हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आज का मोटिवेशन आप सबों के लिए, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, उन्हें भी करके दिखाना। हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुमन सौर्या स्वागत करता हूं आपको आपका यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का जो चैप्टर 12 पढ़ रहे थे, तो फिजिक्स का चैप्टर 3 कहिए या साइंस बुक से चैप्टर नंबर 12 जो है ये स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग आज का ये लेक्चर दूसरा स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहले कल के क्लास में बहुत सारी चीज़ों को समझ चुके थे, जिसमें से आप लोग कल पढ़े थे पिछले क्लास में चार्ज के बारे में पढ़े थे, आवेश क्या है। और ये पूरा बाइलिंगुअल नोट्स है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल ये वीडियो रहेगा, ये पूरा कंटेंट रहेगा, ठीक है। जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इवन जो भी बोर्ड है वो सारा को इस पर कवर किया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। जो 10th के बच्चे एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में बहुत सारा बेनिफिट को आपको दे सके, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग ये सारा चीज़ को ऑलरेडी कवर कर चुके थे। एक बार हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ओम्स लॉ तक पढ़े हुए थे, है ना। जो बच्चे वीडियो नहीं देखे एक बार जाइए वीडियो देखिए, ठीक है। फिर शुरू करते हैं। यह है हम लोग का ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम का नियम शुरू करने से पहले एक छोटा सा विभव को पढ़ लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, विभव को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ाया था विभव के बारे में? चलिए, सारे बच्चे तैयार हैं? ऑफलाइन के सारे बच्चे तैयार हो आप लोग? चलिए, यहाँ पर ये कोई सपोज करो कंडक्टर है, कोई तार है, और जब भी तार में हम लोग करंट पास करते हैं तो आप लोग को सभी को मालूम है कि इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? एक विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग EF कहते हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर कोई इकाई धनावेश है अनंत पे, ये अनंत पर इकाई धनावेश है। इस धनावेश को, पॉजिटिव चार्ज को, इस अनंत वाला बिंदु से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी एक बिंदु पर ले गए, तो यहाँ पर इसको ले जाने में जितना भी कार्य किया गया, इसी कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं? विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल कहेंगे। चलिए, उसके बाद हम लोग पढ़े थे विभवांतर किसको कहते हैं, तो याद करो, पढ़ाए थे विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु से, ये जो धनात्मक आवेश है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, विद्युत क्षेत्र के अनंत से जब हम ले गए थे विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु पर, और विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु से, विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो भी कार्य होगा, इस कार्य को हम लोग क्या बोलेंगे? विभवांतर, है ना। क्या बोलेंगे? विभवांतर। इंग्लिश में इसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंपल है, द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? ओम्स लॉ पढ़े थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे? याद करो, ओम का नियम। तो ओम का नियम के बारे में हम लोग जनरली जाने थे कि नियत ताप होना चाहिए। ताप कैसा होना चाहिए? नियत। तो नियत ताप पर कोई चालक तार है ना, तो नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, यानी इसमें जो भी वोल्टेज फ्लो करेंगे, प्रवाहित करेंगे, ये जो वोल्टेज है वो समानुपाती होगा किसका? I का। अगर आप भूल जाइएगा तो कल हम लोग, आप लोग इसको याद करने के लिए बोले थे भाभी I, तो याद रखिएगा V, और फिर क्या पढ़े थे? I। अब हम लोग इसको याद करने के लिए एक छोटा सा टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। याद करो, जब भी इस प्रोपोर्शनल वाला सिंबल हटता है तो हम लोग कोई ना कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते थे, बोलो हाँ या ना। तो जहाँ पढ़े थे V, ये समानुपाती का चिन्ह हटा के हम लोग क्या यूज़ कर लिए? इक्वल। I तो था ऑलरेडी हम लोग का, ठीक है, I क्या था पहले से ही। अब इनटू में क्या आ गया? R। ये जो R है एक प्रकार का नियतांक है, जिसको हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। इंग्लिश में इसको रेसिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेसिस्टेंस। ये क्या करता है? किसी भी धारा में रुकावट डालता। अब फॉर्मूला याद तो रहेगा नहीं, है ना। तो सपोज करो कि आपके मोहल्ले में एक नई शादी हुआ हो, आपको रिलेशन में आपका भाभी लगेगी। क्या लगेगी? भाभी। तो आप अपना दोस्त को बोलिएगा, क्या बोलेगा? अरे भाभी आई यार। क्या बोलेगा? भाभी आई यार। तो ये हो जाएगा V=IR। बोलो, क्लियर है कि नहीं है? दांत में क्या हुआ? अरे ब्रश नहीं करके आया क्या? हाँ, मोतिया आँख में मोतिया भी होता भैया, दांत में कौन मोतिया भी होता? इसको मानव नेत्र के लिए मेरा वीडियो शेयर करो। चलो, तो एक ही फॉर्मूला था, V= क्या था? I×R, भाभी IR। चलिए, अब यहाँ से हमको अगर I निकालना है तो R को इधर कर देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? V/R होगा। ये I का फॉर्मूला,
करंट के लिए अगर हमको R निकालना है तो R अगर ले आएंगे तो क्या होगा V/I। अब कैसे हुआ देखो ना यार, यहाँ मल्टीप्लाई है, ये I इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, बस वही तो है। तो 3 फार्मूला क्लियर है कि नहीं है? भयानक यूज करेंगे इसलिए भूलिएगा नहीं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर 1 ओम किसको कहते हैं इसको परिभाषित करते हैं, ठीक है। डिफाइन 1 ओम। 1 ओम क्या होता है, 1 ओम किसको कहते हैं? बड़ा सिंपल है, ओम। तो देखो R बराबर एक फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े, V/I, पढ़े कि नहीं पढ़े? याद नहीं है तो याद करो, V =I/R। तो यहाँ से R निकालेंगे तो I नीचे आएगा कि नहीं आएगा? तो ये हो जाएगा। तो R =V/I। अब V क्या होता है? 1 वोल्ट, वोल्टेज है। I क्या होता है? एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर। अगर हमको R देखना है, ये R जो है हम लोग का प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है, और रेसिस्टेंस का जो SI यूनिट होगा वो ओम है, क्योंकि ओम नाम का साइंटिस्ट ने प्रतिरोध का खोज किया था। ओम का नियम, अरे बोलना, ओम का जो नियम है, इसमें जो आपका कांस्टेंट है R जो आया, ये क्या है? एक प्रकार का कांस्टेंट था ना। तो ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है यही है ओम। समझ में आ रहा है? यानी R का जो भी यूनिट होगा, R का जो भी यूनिट होगा, मतलब SI मात्रक जिसको आप कहते हैं, SI यूनिट, ठीक है। तो जो SI यूनिट होगा ये क्या होगा? ओम होगा। ये हेडफोन जैसा उल्टा देखे होंगे आप लोग, कई बार अपने बुक में देखिएगा होगा। ये ओम का सिंबल है, और हिंदी में आप लोग ओम ऐसे लिख सकते हैं, और इंग्लिश में OHM। कोई दिक्कत? ओम का वो सिंबल होगा, याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 ओम किसको कहते हैं? बड़ा सिंपल है, 1 ओम ऑफ रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द फ्लो 1 एम्पियर करंट थ्रू ए कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच बोलता है। अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो होने के लिए हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस, उसका जो पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कुछ होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो आवेश है, ये जो चार्ज है, ये चार्ज यहाँ से यहाँ आ गया। तो अगर ये कोई कंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होबे करेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ से ये जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज या जो भी चार्ज है, यहाँ से इस पॉइंट पर आ गया तो इसका कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये आपका मान लेते कितना है? 1 वोल्ट। तो यानी 1 एम्पियर करंट फ्लो होने के लिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए? 1 वोल्ट हो जाए। सिंपल है। अगर 1 एम्पियर करंट पास होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए? 1 वोल्ट हो जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 ओम या 1 ओम कहेंगे। क्लियर है कि नहीं है? अब जरा समझिएगा हिंदी में। ओम उस चालक का प्रतिरोध है जिसके सिरों के बीच का वोल्ट यानी विभवांतर, सॉरी, सिरों के बीच का 1 वोल्ट विभवांतर, वही हुआ 2 सिरों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी विभवांतर है, कितना है? 1 वोल्ट होने पर विद्युत धारा कितना प्रवाहित होना चाहिए? 1 एम्पियर होने पर 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। नहीं समझ में आया? सिंपल है। एक बार फिर से जल्दी से रिकॉल कर लीजिए, है ना। हम लोग क्या बोले सर? 1 ओम किसको कहते हैं? 1 ओम किसको कहते हैं? तो 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। सर हम भूल जाते हैं सर, कैसे होगा? तो सर ओम क्या था? R था। ओम क्या था? R। कहीं मक्खी बैठा है क्या? यहाँ है, चल रहा। लो सुमन, पूरा रखो। अब तुम उसको भूंज के खा जाना, ठीक है? चलिए, तो 1 ओम जो है ये क्या है? R है। बोलो R है कि नहीं है? R। और ये क्या है? V/I। तो वोल्टेज कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट। और करंट कितना होना चाहिए? 1 एम्पियर। यानी कोई भी अगर कंडक्टर है, उस कंडक्टर के एक सिरा से दूसरा सिरा में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होने के लिए 1 एम्पियर का करंट होना चाहिए, या 1 एम्पियर करंट प्रवाहित होने के लिए 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर होना चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 ओम कहेंगे। बोलो यहाँ तक समझ में आया? अच्छा जरा देखो, एक क्वेश्चन था, ओम का नियम में क्या बोले थे? ताप नियत रहेगा। टेम्परेचर कैसे रखेंगे? नियत। तो वाई टेम्परेचर इज केप्ट कॉन्स्टेंट इन ओम्स लॉ। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे का रीजन क्या है? तो सिंपल सा लॉजिक है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे
या अगर हम टेम्परेचर को घटा देंगे, मतलब टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कम कर देते हैं या तो बढ़ा देते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, जो भी कंडक्टर होगा उस कंडक्टर पे कभी धारा अधिक होगा यानी करंट ज़्यादा होगा, तो या तो करंट कम हो जाएगा, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। समझिए, सिंपल है। ताप के बदलने से प्रतिरोध का मान बदल जाता। प्रतिरोध बोले तो रेसिस्टेंस, जिससे धारा का सही मान प्राप्त नहीं हो पाता। मतलब धारा मतलब क्या हो गया, करंट का सही मान प्राप्त नहीं होता है, अर्थात एक साथ कई मान बदल जाता है। इसके लिए ताप को क्या करता है, नियत रखता है। अगर ताप नियत नहीं रखेंगे तो टेम्परेचर अलग अलग करने के बाद क्या होता है, उसका जो करंट होगा वो क्या होगा, अलग अलग आएगा। समझ में आ गया? देखो सिंपल है। द रीजन वाई टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट इन ओम्स लॉ इज दैट द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर चेंजेस विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। रेसिस्टेंस क्या होगा, बदल जाएगा। तो इसको हम लोग को क्या रखना है, फिक्स रखना है। ओम्स लॉ से हमको क्या मिलेगा, रेसिस्टेंस ही तो प्राप्त होगा। आर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आर ही ना हम लोग देख रहे हैं। तो ओम्स लॉ में आर निकाल रहे हैं। आर अगर उल्टा पुल्टा कम बेसी ज़्यादा कम हो जाएगा तो वहाँ पर ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं हो पाएगा। इसलिए वहाँ पर हमेशा और हमेशा टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना, नियत रखना। चलिए आ गया। ओम्स लॉ से हमको क्या मिला था, रेसिस्टेंस मिला था, प्रतिरोध मिला था, जिसको हम लोग आर कहते थे। बोलो हाँ या ना? तो चलिए ना समझते हैं ये रेसिस्टेंस होता क्या है। देखिए प्रतिरोध क्या है, व्हाट इज रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इज रेसिस्ट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। बोलता है क्या, ये जो रेसिस्टेंस होता है किसी भी परिपथ में धारा का रुकावट करता, मतलब करंट को क्या करता, फ्लो होने नहीं देता, करंट को क्या करता, रोक के रखता है। तो यहाँ पर देखिए एक फिगर शुरू में ही आपको दिखाए थे, बोले थे आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये कौन है, वोल्टेज, ये कौन है, एम्पियर, ये कौन है, ओम। ओम क्या करता है, प्रतिरोध। ओम एक प्रकार का प्रतिरोध है। प्रतिरोध ये धारा का मान को क्या करता, रोके रखता, करंट को बढ़ने नहीं देता। तो जैसे इधर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो एम्पियर को वो क्या करता है, यानी करंट को वो क्या करता, धकेल देता। और ओम क्या करता, बार बार प्रतिरोध को, सॉरी ओम क्या करता, करंट को बार बार रोकता है। तो ओम यानी प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध क्या है, करंट को क्या करता है, रोकने का काम करता है। प्रतिरोध क्या है, जो करंट को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, वही डेफिनेशन, एकदम आसान सा डेफिनेशन है। देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध। प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है, प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह में क्या करता है, रुकावट डालता है। इसका ऐसा मात्रक क्या है, ओम, जिसका सिंबल इस तरह होता है। क्लियर है? अब देखो चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। आप लोग कई बार ऐसा देखे होंगे, ये सब छोटा मोटा बकेती वाला ये जो प्रैक्टिकल आप लोग अपने लाइफ में जरूर किए होंगे। पहले के समय में क्या होता था, हम लोग के घर में बिजली नहीं होता था। ठीक है, आप लोग घर गांव में ऐसे जरूर किए होंगे। अगर आपके घर में गांव में बिजली नहीं होता, और होगा भी तो फिर भी आप किए होंगे। क्या करते होंगे, तार को अपने जहाँ से भी आप बिजली को प्राप्त करते हैं, सपोज करिए आपका जो बोर्ड है, सॉकेट है, यहाँ से तार को ले लेते हैं और फिर ले जाते हैं बहुत दूर तक, जहाँ आपको मोटर चलाना हो। सपोज करो कुआं है या फिर कोई ऐसा जगह है जहाँ पर आपको डीजे बजाना है, यहाँ से मतलब बहुत दूर पिकनिक मनाने के लिए आप ले गए डीजे। ठीक है, जो कि घर में आपका काफ़ी ज़्यादा तार था, वो तार को अब आराम से लपेटे खोल लिए और फिर वहाँ तक ले गए। यहाँ से काफ़ी दूर के बाद आप जब देखते हैं वहाँ बल्ब को जलाते हैं, या फिर आप देखते हैं डीजे वीजे को बजाते हैं, या फिर मोटर चलाते हैं, जो भी चला रहे हैं, जिस भी विद्युत उपकरण को आप यूज़ करते हैं, डिवाइस को यूज़ करते हैं, वहाँ आप देखते हैं क्या वोल्टेज आपका क्या हो रहा है, कम आ रहा। तो एक लॉजिक दिमाग में हम लोग का आता है कि आखिर सर यहाँ से वहाँ चला गया तो फिर वोल्टेज कम कैसे आ गया, है कि नहीं। तो ये जो वोल्टेज है वो कहाँ गया, इतना जो धारा जो करंट जो हम भेजे यहाँ से, तो अपना 220 वोल्ट का करंट भेजे सपोज करो, बोलो, लेकिन वहाँ तक हम लोग का करंट उतना पहुँचा नहीं। वहाँ वोल्टेज मेरा क्या हो रहा है, बहुत डिम लाइट है, मतलब कम लाइट है, जबकि यहाँ एकदम चकाचक एकदम 440 वाला दे रहा है वोल्टेज करंट, 220 में 440, और वहाँ क्या दे रहा है, चलो एकदम घटिया, मतलब फिलामेंट चल रहा है। तोबा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है ना। तो यहाँ पर गड़बड़ क्या हुआ, जितना लंबा तार हम लोग लेके चले थे, तो वो लंबाई, जो तार की लंबाई जो है उसमें बहुत सारा प्रतिरोध हुआ, और ये सारा करंट को क्या कर लिया, अपने आप में ही सोख लिया, ये करंट को आगे जाने नहीं दिया। समझ में आ गया। इसलिए किसी भी डिवाइस में देखिएगा अधिक मोटा तार नहीं देता, बहुत ज़्यादा मोटा तार नहीं देता, बहुत अधिक लंबा तार नहीं देता। ठीक है, तो ये जो प्रतिरोध है किन किन बातों पर निर्भर करता, ठीक है, ये जो प्रतिरोध है यानी रेसिस्टेंस है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला हो गया तार की लंबाई,
तार की लंबाई यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरा हो गया तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मतलब वो तार कितना मोटा है, तार कितना ज़्यादा मोटा है। यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर कह सकते हैं। अगला उसके पदार्थ की प्रकृति पर, मतलब वो नेचर किस तरह का मटेरियल है, वो लोहा है, वो कॉपर है, वो एल्युमिनियम है या सोना का तार है। अरे ओम मान लो ना कोई सोना का लगाया, तुम चरक ले ना, कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत। तो तार जो है ये किस प्रकार का होगा इस पर भी डिपेंड करता है हम लोग का प्रतिरोध। अगर लोहा का तार लगाए होंगे तो करंट क्या होगा, कम जाएगा। वही एल्युमिनियम का तार में करंट क्या होता है, ज़्यादा जाता है। सबसे अच्छा तार किसको कहते हैं, चांदी का तार। सिल्वर का तार जो होता है सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है। ये करंट को एकदम दिरदिरवा के निकलने देता है, समझ में आया। लेकिन चांदी का तार यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चांदी का तार अगर हम घर के भीतरों यूज करेंगे तो आदमी चुरा के ले जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो इसलिए चांदी के तार के जगह पर इसी के जैसा पैरेलल में एल्युमिनियम का वायर यूज करते हैं। एल्युमिनियम भी अच्छा कंडक्टर है, और एल्युमिनियम के साथ साथ कॉपर भी एक अच्छा कंडक्टर है, जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत आसानी से क्या करता है, जाने देता है। बात समझ में आ गया। कॉपर देखे हैं आप लोग, अरे तांबा का तार यार देखा कि नहीं देखा, चलो देखो, रेसिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इज रेसिस्ट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। समझिएगा ध्यान से, रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्ट का मतलब हो गया रोकना, रेसिस्ट का मतलब क्या हो गया, रोकना। किसको रोक रहा है, अरे बोलो किसको रोक रहा है, करंट को रोक रहा है। कौन रोक रहा है, तार रोक रहा है, रेसिस्टेंस, ठीक है। चलिए, ए कंपोनेंट दैट इज यूज्ड टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट इज कॉल्ड रेसिस्टर। जिस चीज का यूज हम लोग किसी भी परिपथ में करंट को कम करने के लिए करते हैं, आप लोग देखिएगा कई सारे ऐसे उपकरण होते हैं जो करंट को क्या करता है, कम कर देता है, उसको रेसिस्टर कहते हैं। आप लोग रेसिस्टर वैसे देखे होंगे, देखिएगा ना, पतला पतला सा रहता है रेसिस्टर, मोबाइल वगैरह में या फिर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहता है, देखा, इसी तरह का होता है रेसिस्टर। ये करंट को क्या करता है, रोकता है, करंट को ज़्यादा जाने नहीं देता, क्योंकि सोचो ना कितना छोटा छोटा अपीयरेंस होता है हम लोग का रेडियो टीवी वगैरह में। अगर बहुत अधिक करंट जाएगा, हैवी करंट जाएगा तो उसको उड़ाने देगा, इसलिए ये सब चीज़ का यूज़ करता है ताकि जो चीज़ है वो हम लोग का क्या रहे, सुरक्षित रहे। समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलो चलो, कम से कम 2 लाख लगाए तो आज तुम लोग का रेसिस्टर दिखा पाए, है ना, अदरवाइज व्हाइट बोर्ड में कहाँ बना के दिखाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी किसको कहते हैं। रेसिस्टिविटी समझना ध्यान से, बड़ा सिंपल है। देखो ये कोई तार है जिसको आप क्या बोलते हैं, कंडक्टर। इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले, इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले किसी चालक के इकाई लंबाई में, ये बहुत लंबा हम लोग के पास तार है। सुनिएगा, हम लोग के पास तार बहुत लंबा है। सोचो ना यार, कहाँ बिजली बना होगा डैम में और करंट हमारे घर तक, तो कितना लंबा तार है, देख रहे हैं आप। तो इतना ज़्यादा लंबा तार रहेगा, उस तार में डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा कि नहीं होगा। तो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हम लोग का खर्च हो जाता है, व्यय हो जाता है, ठीक है। तो व्यय कैसे होता है, कैसे होता है, वो करंट जब भी कोई रोकेगा, कोई भी अगर करंट को रोकेगा तो करंट को रोकने के लिए एक फोर्स लगाएगा, जिसके कारण क्या, इलेक्ट्रॉन को अगर कोई रोकेगा तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में घर्षण होगा, उस घर्षण के कारण तार क्या होगा, गर्म होगा, जिसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आगे चलकर पढ़ाएंगे भी, तार गर्म हो जाएगा और फिर इस तरह गर्म होकर बार बार हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा, नुकसान होगा, खत्म होगा, व्यय होगा, खर्च होगा। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझना। इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले किसी चालक के इकाई लंबाई में प्रतिरोध, मान लेते ये बहुत लंबा तार था, इस बहुत लंबा तार में इकाई लंबाई किसको कहते हैं, मान लीजिए 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, बोलो ना यार, इकाई लंबाई इसी को कहते हैं। तो इकाई लंबाई में यानी इतना लंबा, इस पूरा तार में इतना लंबा तार को अगर हम ले लेते हैं, या इतना लंबा तार ले लिए, इसमें जितना प्रतिरोध होगा, इकाई लंबाई में जितना भी रेसिस्टेंस होगा समझ में आ रहा है आप लोग को, क्या समझ रहे हैं।
जितना भी ये लंबा तार है उस लंबाई वाला तार में इकाई लंबाई ले लीजिए, यूनिट लेंथ ले लीजिए। इस यूनिट लेंथ में जितना भी इसका रेसिस्टेंस होगा, इस रेसिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी कहेंगे। क्या बोलेंगे? रेसिस्टिविटी। समझिए ना, देखो, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन, एरिया एंड यूनिट लेंथ, इट्स ऐसा यूनिट इज ओम मीटर। चूंकि ये जो है इकाई लंबाई है, तो जो लंबाई होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। और इसमें इस लंबाई में क्या है? इसमें प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है। इस लंबाई में क्या है? रेसिस्टेंस है कि नहीं है? तो इस लंबाई में, पूरा तार की लंबाई का एक इकाई भाग में, एक यूनिट लेंथ में जितना भी रेसिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। इसमें जो भी प्रतिरोध है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता में सिंपल सी बात है सर, लेंथ भी तो है। कितना लेंथ है? यूनिट लेंथ है। तो प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या हो गया? ओम। और लंबाई का क्या हो गया? मीटर। तो इसका ऐसा यूनिट हो गया ओम मीटर। अब देखो, यहाँ पर हम क्या किए? यहाँ हिंदी लिखे, यहाँ पर इंग्लिश लिखे। तो इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश करिए, लेकिन ये जो यहाँ से यहाँ तक जितना भी हम डेराइव किए हैं, ये चीज़ को आप लोग क्या करिएगा? हिंदी इंग्लिश दोनों वाले बच्चा लिखिएगा, ये कॉमन है। तो हिंदी मीडियम वाला का भी लिखना है और इंग्लिश मीडियम वाला का भी करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो बच्चे शायद कल नहीं आए थे, मे भी उसको शायद समझ में ज़्यादा क्लियर ना आए, बट आप लोग ध्यान दीजिएगा तो बहुत हार्ड चीज़ नहीं है, एकदम कॉमन सा पॉइंट है, बेसिक चीज़ है, जो अपना डेली लाइफ में ये सब देख रहे हैं, और वही चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं? सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि बोर्ड को देखिए, ज़्यादा बेटर होगा। इधर उधर आप लोग गप कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, यहाँ वहाँ करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ज़रा सोच के देखो ना, बोर्ड एग्जाम में हम लोग को क्या करना है? यही सब चीज़ जितना रिकॉल रहेगा, जितना याद रहेगा, जितना हम रिकॉल करा रहे हैं बार बार, वही सब चीज़ आपके एग्जाम में रहेगा। तो हमको ये पढ़ने से ज़्यादा बेनिफिट है या फ़ोन को इधर उधर करने से ज़्यादा फायदा होगा? तो उलटने पलटने से कोई फ़ायदा नहीं है, इधर उधर देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिर्फ फोकस करिए इस बात को, सोचिए और कोशिश करिए समझने क्या बता रहे हैं, इसमें क्या होगा। प्रतिरोधकता बड़ा सिंपल बात है। इतना लंबा तार है, इतना लंबा तार में हम इकाई लंबाई ले लिए, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, कुछ इकाई लंबाई होता है कि नहीं? हर तार का अलग अलग लेंथ होता है, बोलो हाँ या ना? तो इकाई लंबाई में जितना भी प्रतिरोध होगा, जितना भी रेसिस्टेंस होगा, एक तार में, एक कंडक्टर में जितना यूनिट लेंथ लेंगे, उस यूनिट लेंथ में जितना भी रेसिस्टेंस होगा, इसी रेसिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी या हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब जरा देखिए, हम क्या बोले? अगर कोई समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। ये समानुपाती का नियम है, इसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। बोलो हाँ या ना? अगर कोई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसको हम लोग कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। अगर कहीं व्युत्क्रमानुपाती है, तो अगर एक ठो को बढ़ाएंगे तो दूसरा क्या होगा? अगर हम एक ठो को बढ़ा देंगे तो दूसरा क्या होगा? घटेगा। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आप एगो उदाहरण दीजिए और एगो व्युत्क्रमानुपाती का उदाहरण। समानुपाती में आप लोग सब जानते हैं, एग्जाम्पल इसमें देने की जरूरत नहीं। एक बढ़ा तो दूसरा भी क्या हो रहा? बढ़ रहा। स्टूडेंट बढ़ेगा तो मेरा इनकम भी क्या होगा? बोलो हाँ या ना? तो ये हो गया हम लोग का क्या? समानुपाती। अच्छा, इनकम से याद आया कि हमको इनकम कमा के बहुत कहीं मंजिल, बहुत बड़ा 10 मंजिला नहीं ठोकना। जितना स्टूडेंट से पैसा आएगा, वो सारा का सारा पैसा हम कहाँ खर्च कर रहे हैं? स्टूडेंट पे ही। आज हमारे पास पहले कैपेसिटी था 10-5 बैठाने का, अब कैपेसिटी है 100 बैठाने का। फिर धीरे धीरे ये पूरा बिल्डिंग क्लास एकदम बच्चा से लदालद होना चाहिए। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता? आप अपने थाली में लिए रोटी, 3 रोटी, लड़की लोग तो 2 रोटी खाती है ना। लड़की लोग ना कभी भी लड़की से पूछ के तुम कह दो कि 4 रोटी खाती, कभी नहीं बोलेगी। अभी बोल दी, वो तुम बलवाने के लिए। हाँ, ये वन बात। घर में ना ऐसे एकदम डोजर जैसा निकालेगा और खाएगा, देखते हैं। और अगर कहीं रोड पे देख लो सबको कुछ खाते ऐसे, 2 उंगली ऐसे, और ऐसे मुंह खोलेगा, लिपस्टिक होट में कैसे हटाने चाहिए। आओ, ये लड़की लोग का कला है। दीदी लोग कला कहाँ से सीखते हैं आप लोग? हम कहाँ सीखे? हमको जैसे मिला एकदम सान के खा लेना। बोला हाँ या ना? लड़का लोग ऐसे ही करता ना रे? लड़का लोग कैसे करता? जो मिला सतुआ, चूड़ा, माड़ भात, जो मिला सान लो और मार लो। लड़की लोग बड़ी सोचती, बाप रे बाप।
पहले लाएगी, सानेगी, फिर 3 उंगली से सानेगी, इतना। हाँ, देख के हम लोग को अच्छा लगता है, वाह कितने अच्छे हैं दीदी लोग, खाते हैं बहुत मस्त। बस इतना ही है और कुछ नहीं। चलो देखो व्युत्क्रमानुपाती, तो बात यहाँ था कि अगर हम अपने प्लेट में रोटी लिए, सर समझिएगा सब कोई, तो रोटी को अगर हम खाएंगे तो प्लेट का रोटी बढ़ जाएगा, है ना। एक तरफ भर रहा है तो एक तरफ क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। एक तरफ क्या हुआ, घट गया, तो एक तरफ क्या हुआ, बढ़ गया, ताकत बढ़ गया, बजरंग बली बन गए आप। बजरंग बली, कौन सा बली बने हैं, बजरंग बली, बजरंग बली नहीं बने। चलिए समझिएगा ध्यान से। तो व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती को हम क्यों समझाएं, इसका यहाँ पर समझिएगा। अगर किसी भी तार की लंबाई को बढ़ा देंगे, देखो L मतलब लेंथ, L मतलब लेंथ, किसका, हमरा, किसका, कंडक्टर का। तो L जो है L फॉर लेंथ ऑफ कंडक्टर, और A मतलब हो गया एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। सर समझिएगा ध्यान से, अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ज्यादा तार लंबा तो करंट क्या होगा, बेसी जाएगा, बेसी नहीं जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप लोग बोलते क्या नहीं सर, सब कोई बोलिएगा। अगर तार क्या कर देंगे, लंबा, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, वाह बेटा चवनप्राश। ये छौड़ा हमेशा गलतियाँ बोलता है। सुमन, सुमन, हाँ, एगो हम है सही बोलता है, एगो ये है गलत बोलता है। नाम बदल लो तुम अपना। मेरे क्या मेरा नाम डुबाएगा, गजल बात, इसका नाम पानी में डूब जाए। चलिए समझिए, अगर हम तार की लंबाई को बढ़ाएंगे, अगर हम तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, तार की लंबाई को घटाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, समझ में क्या, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जितना लंबा प्रतिरोध, सॉरी जितना लंबा तार, करंट उतना कम जाएगा, करंट उतना क्या होगा, कम जाएगा। अब चलो A4 हो गया एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। कहने का मतलब ये हो गया, अगर हम ये व्युत्क्रमानुपाती है, समझो ये कैसे लिखे हैं, R समानुपाती L, मतलब रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लेंथ ऑफ वायर कह सकते हैं, आप लेंथ ऑफ कंडक्टर कह सकते हैं। सर एक बार फिर से, ये R जो है वो इनडायरेक्टली कहिए या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहिए 1/A, यानी ये R, ये जो रेसिस्टेंस है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A का, एरिया का। A बोले तो एरिया, कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन, अभी पढ़ाए थे ना ऊपर में, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। जरा बताइए, अगर हम तार की मोटाई को बढ़ा दें, अगर हम तार की मोटाई को मतलब तार अगर मोटा कर दें तो प्रतिरोध मेरा क्या होगा, घट जाएगा, प्रतिरोध मेरा क्या होगा, घट जाएगा। अब बोलेंगे सर आप कैसे बोल रहे हैं सब बात, अगर हम तार को पतला कर देंगे, एरिया उसका घटा देंगे, तार को पतला कर दिए, एरिया क्या हो गया, घट गया, तो देखिएगा रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बोले सर कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा सर, कुछ समझाइए ना उदाहरण के तौर पर। तो देखो एक एग्जाम्पल लो, आप लोग कई बार आप लोग देखे होंगे घर में पतला पतला तार में बहुत सारा उपकरण को जोड़ देते हैं, तो उस दौरान देखे होंगे तार गर्म हो जाता, कभी देखे हैं क्या, तार को गर्म होते देखे हैं। तो तार क्यों गर्म हुआ, क्योंकि पतला तार है, उसका एरिया कम है, और हम लोग करंट उससे क्या कर रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो जिसके कारण एरिया कम होने के कारण रेसिस्टेंस उसका क्या होता है, एरिया कम, तो रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा, तो प्रतिरोध ज़्यादा धारा को रोकने लगेगा, और ज़्यादा धारा का रोकेगा, करंट रुका, प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा, प्रतिरोध ज़्यादा हुआ तो ही वैसे वैसे जैसे करंट रुकने लगेगा, सॉरी प्रतिरोध रुकने लगा, यानी तार में जितना भी करंट है तार में ही रहने लगेगा। ये जो करंट है ना आगे बढ़ा ना पीछे गया, प्रतिरोध के कारण वो तार क्या हो जाएगा, गर्म, और वो हीट बन के करंट क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। नहीं समझ पाए बात को, नहीं समझ पाए बात को। अगर हम तार मोटा लेंगे, इसलिए आप देखिएगा घर में जितना वायरिंग होता है, अंडर वायरिंग, वो सब आप लोग देखिएगा मोटा वाला तार यूज़ करता है, बोलो हाँ या ना। अब पूछिएगा इलेक्ट्रिक जो मैकेनिक्स होते हैं उससे पूछिएगा, भैया मोटा तार का इधर है, पतला तार लेकर काम चला दीजिए ना, पैसा भी बचेगा, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो ना, तार पतला भी यूज, हम देखो ये पतला वाला स्पीकर में तार जोड़े हैं कि नहीं जोड़े, लेकिन देखो अंदर घुसा हुआ तो मोटा तार लगा हुआ, देखो देखो है कि नहीं है। तो यहाँ भी तुम पतला का तार से काम चला सकते थे, क्योंकि ये अंडर वायरिंग है, तार कहाँ सटेगा, गर्म हो जाएगा, पिघलेगा, कवर टूट जाएगा, कवर पिघल जाएगा, तो कवर पिघलने के बाद अगर सर्किट किया पूरा शॉर्ट सर्किट होगा, पंखा उंखा जो चीज़ या डिजिटल बोर्ड सब उड़बे करेगा, घर में क्या लगेगा, आग। अगर झोपड़ी रहा तब हो गया कल्याण, समझ में आ रहा है। हालांकि बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल वगैरह में, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में आग कैसे लगता है, यही इलेक्ट्रिक यही सब इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के कारण, या फिर जो कहिए
समझ में आ गया? तो चलिए, तार की मोटाई को अगर हम बढ़ा दें, तार को मोटा कर दें, तार को मोटा कर दें तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? रेसिस्टेंस घटेगा। एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। सर क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ाए रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, या एरिया आप कह सकते हैं डायरेक्ट। क्लियर है कि नहीं है? यार इसको ऐसे डायरेक्ट बोलते हैं, 1/, कहना नहीं है, डायरेक्ट बोलना है रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया बोले तो क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो पिछले थ्योरी में हम पढ़ाए थे, इसको अगर आप इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको आप इक्वेशन 2 मानते हैं, तो यहाँ सेम सिंबल, ये और ये भी क्या है? इक्वल है। तो इसको हम लोग आर लिख सकते हैं। yes, क्या इसको जोड़ रहे हैं? इसको घटा रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं क्या? नहीं। यहाँ पर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, समझिएगा ये आर है, ये भी आर है, तो यहाँ पर क्या हो गया? इक्वेशन 1 और 2 से ये आर हो गया, ये दोनों को ए कर दिए, एल और इंटू 1/A, तो L/A नहीं होगा? yes, बोलो कोई दिक्कत किसी को है क्या? अब देखो आपको पढ़ाए थे, जब भी ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कोई न कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ जो कांस्टेंट है इसको हम लोग रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। जरा देखिएगा, ये ई नहीं है, ये ई भी नहीं है, ये पी भी नहीं है, ई और पी के बीच में एक छोटा सा सिंबल आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो। रो क्या बोलते हैं? रो। याद रहेगा? चलिए देखिए, तो R बराबर ये समानुपाती का चिन्ह हट गया, प्रोपोर्शनल हटा, तो इक्वल टू रो इंटू L/A। ये कैसे हुआ है? R बराबर रो इंटू L/A। ये है आपका प्रतिरोधकता। यहाँ पर रो जो है, यही रो को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिरोधकता। देखो यार, हर नियम में चाहे जो भी नियम हो रहा होगा, ध्यान रखिएगा, जो भी कांस्टेंट के रूप में यूज कर रहे हैं वही उसका डेफिनेशन बनेगा। तो यहाँ कांस्टेंट क्या है? रो है, तो रो ही इसका क्या कहलाएगा? प्रतिरोधकता कहलाएगा, रेसिस्टिविटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेसिस्टिविटी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? सिंपल है, लिख भी दिए, जहाँ रो एक स्थिरांक है जिसे प्रतिरोधकता, या इंग्लिश मीडियम वाला लिख लीजिएगा, ये कांस्टेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी कहते हैं। क्लियर है कि नहीं है? बोले यहाँ तक बात सबको समझ में आया? एक बार ईमानदारी बोलो, सबको समझ में आया? चलिए एक बार अपने मन से सोच के समझते हैं और फिर एनालाइज करते हैं क्या बात हम लोग पढ़े। एक बार ध्यान से, अगर ये कोई बहुत लंबा तार है तो इस तार का कितना भाग लेंगे? इकाई लंबाई में। क्या लेंगे? इकाई लंबाई। और इस इकाई लंबाई में तार का कुछ ना कुछ क्या होगा? प्रतिरोध होगा। तो कोई भी तार में चाहे वो जितना लंबा हो, उसका इकाई लंबाई यूनिट लेंथ में जितना भी रेसिस्टेंस होगा, यूनिट लेंथ में जितना भी रेसिस्टेंस होगा, इस रेसिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेसिस्टिविटी कहेंगे। इंग्लिश में रेसिस्टिविटी, हिंदी में प्रतिरोधकता। बोलो सबको क्लियर हो पाया? चलिए, इसका SI मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन देने दो भैया, तेज हो गया, समझ गया। चलो, ओम मीटर होता है। अगर ऑप्शन रहे तो मार पाइएगा? चलो अब देखो, ये प्रतिरोधकता देगा, एगो ओम देगा, एगो देगा ओम मीटर, एगो देगा ओम पर मीटर। ठीक है, एगो ऑप्शन देगा सभी, एगो ऑप्शन में क्या देगा? सभी। जो होशियार बोले, अरे साला ओम हो तू, ओ सर पढ़ा चलो ना, प्रतिरोध में ओम होता है। अरे ओम मीटर ये हो तो लगता पढ़ाए सर, यही वाला मार देते हैं, दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा है। तो आप लोग को कन्फ्यूज नहीं करना है, आंसर क्या होगा? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा सिंपल चीज़ है, ये आप लोग सब जानते हैं, इसको पढ़ाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, इसको नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन फिर भी टॉपिक है तो चलो कवर करते हैं। विद्युत चालक पदार्थ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर? कंडक्टर किसको कहता है? वे पदार्थ जिससे होकर इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से चलता है और उसमें करंट पास होता है। देखो, जिन पदार्थ से मुक्त रूप से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और विद्युत प्रवाहित होने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन का चलना चाहिए। इधर देखो सबको, ध्यान दो बाबू लोग, ये कोई तार है, अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ाए थे, इसमें इलेक्ट्रॉन मंडरा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन आगे की ओर तो करंट किधर होगा? पीछे की ओर। तो जिन पदार्थ में इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से आ जा सकता है, तो उन पदार्थ में करंट भी बहुत आसानी से आ जा सकता है। इस तरह के पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर। देखो सिंपल है, द मटेरियल विच कैन अलाउ टू फ्लो इलेक्ट्रॉन्स, वे मटेरियल जो अलाउ करता है इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए। अब बोलो, ये जो आप लोग के पास लकड़ी वाला बेंच है, ये जो लकड़ी का, ये जो आपका प्लास्टिक का पेन है, ये जो डिजिटल बोर्ड का कांच है, यहाँ पर और भी जितना आप प्लास्टिक वाला चीज़ देख रहे हैं, पीवीसी पाइप है, ये सब में इलेक्ट्रिक करंट चलेगा? नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन चलने नहीं देता है। देखो, द मटेरियल विच कैन अलाउ फ्लो इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इटसेल्फ, मतलब खुद में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर। जिन पदार्थों से इलेक्ट्रॉन बहुत मुक्त अवस्था में चल सकते हैं,
या धारा बहुत आराम से चल सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत चालक पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ, इंसुलेटर, जिससे होकर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं हो सकते हैं। यानी अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होगा तो करंट भी प्रवाहित नहीं होगा। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद एक छोटा मोटा सा एक दो टॉपिक है और है। देखो अर्धचालक किसको कहते हैं? कुछ पदार्थ ऐसे हैं, अभी हमने क्या बताया, एक पदार्थ वे है, एक सब्सटेंस वे है जो करंट को बहुत आसानी से जाने देता। अब बच्चा मेरा देखो सब कोई, वह पदार्थ जो करंट को क्या कर रहा है? बहुत आसानी से जाने दे रहा है। अगर बहुत आसानी से जाने देगा, तुम लोग बोलता नहीं इसलिए समझता नहीं, बोलो ना सब कोई, बोलने से क्या होता? बोल के देखो, सब होगा, बोलने से सब होता है। ठीक है, तो चलो बोलो, वे पदार्थ जिनसे होकर इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से चलेगा उसको क्या बोलेंगे? विद्युत चालक, कंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंडक्टर। अच्छा, जिससे होकर इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा मतलब करंट नहीं चलेगा, और जिससे करंट नहीं चलेगा उसको क्या बोलेंगे? विद्युत रोधी पदार्थ या इंसुलेटर। चलिए, अब उसके बीच में हम लोग के पास आ गया अर्धचालक। नाम तो सही पता चल रहा, आधा चालक है, मतलब करंट चलने देता है लेकिन आधे, करंट चलने देता है लेकिन आधा। जरा सिंपल देखो, वैसा पदार्थ जिसमें सामान्य ताप पर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कम विद्युत का चालकता होने के कारण इससे होकर कुछ विद्युत प्रवाहित होती है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब इसका क्या है? एग्जाम्पल है। सिलिकॉन का नाम सुने ही होंगे आप लोग, जर्मेनियम का नाम सुने ही होंगे आप लोग। जितना चिप वगैरह बनता है ना, चिप हो गया आपका, बहुत सारा ये जितना भी आप लोग का कंप्यूटर वगैरह में, सीपीयू वगैरह में जितना भी पार्ट बनता है उसका, नहीं वो क्या कहते हैं, मदरबोर्ड वगैरह, जो बोर्ड वगैरह बनता है उसमें सिलिकॉन वगैरह का भरपूष्टांग उपयोग किया जाता है। पहले तो ऐसे कंप्यूटर हुआ करते थे, नीचे में पहले कोयला वाला जला के उसको आग लगाता था, फिर उसको धिपाता था, फिर उसमें क्या होता था? करंट आता था, फिर वो कंप्यूटर क्या करता था? काम करता था। हालांकि आज थोड़ा सा हम लोग का जो साइंटिस्ट है इतना डेवलप हो गया कि आज यहीं से रिमोटे से सब काम हो जाएगा, है कि नहीं है? तुम्हारी वाली रहेगी बाहर और रिमोटे से सब हो जाएगा। अरे फ्लिपकार्ट से सामान डिलीवरी। ठीक है, चलो इतना आगे बढ़ गया दुनिया। खैर आगे बढ़ते हैं। सेमी कंडक्टर आर मटेरियल्स विच हैव ए कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। सेमी कंडक्टर्स कैन बी प्योर एलिमेंट सच एज सिलिकॉन और जर्मेनियम, और कंपाउंड सच एज गैलियम। गैलियम क्या एक प्रकार का कंपाउंड है आपका, कैडमियम, ठीक है, सेलेनाइड, ये सब क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अति चालक, सुपर कंडक्टर किसको कहते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, अति चालक, सुपर कंडक्टर, नाम से ही पता चल रहा है। वैसे पदार्थ जिसमें अति निम्न ताप पर, कम ताप पर भी बहुत आसानी से करंट क्या होता? फ्लो होने लगता। आगे बढ़ते हैं। वैसे पदार्थ जिनमें निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध का विद्युत गमन होता है। विद्युत गमन मतलब क्या होगा? करंट जाता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अति चालक। देखो, ए सुपर कंडक्टर इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस दैट ऑफर्स नो रेसिस्टेंस, मतलब जिसमें रेसिस्टेंस है ही नहीं, प्रतिरोध नहीं है, करंट फटाफट जा रहा है, एकदम करंट क्या आ रहा है? बहुत स्पीड से जा रहा है, नो रेसिस्टेंस। व्हेन, अच्छा, रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट व्हेन इट बिकम्स कोल्डर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब निम्न ताप पर भी है, बहुत कम टेम्परेचर पर भी है, तो भी वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट को बहुत आसानी से फ्लो होने देता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सुपर कंडक्टर। सीसा, जिंक, ये सब एग्जाम्पल है। आगे देखिएगा, कूलाम का नियम। ये कूलाम का नियम हम आप लोग को ऑलरेडी आगे पढ़ा चुके हैं। ये नियम हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, आज बस इतना ही रहने दीजिए, ठीक है? तो कल कूलाम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट ये नियम होने वाला, और इसका जो न्यूमेरिकल है वो एग्जाम में रहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पक्का रहेगा, ठीक है? सब्जेक्टिव में ओम्स लॉ तो रहेगा ही रहेगा। तो चलो बच्चों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छा, जो बच्चे ये वीडियो पूरा देख लिए, कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा। अच्छा, क्या लगता है आप लोग को आज समझ में आ गया सब चीज़? कहीं कोई दिक्कत रहा है क्या? हाँ जी, आज का प्यारा मोटिवेशन आप सबों के लिए, कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा। कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा। तू बस धैर्य बांधे रख, शीर्ष पर तेरा भी नाम होगा।